आदरणीय अटल जी की मैग्नेटिक स्पीच। राजनीति के गलियारे में आदरणीय अटल जी का ओजस्वी भाषण और गंभीर लेखन अपना एक विशेष स्थान रखता है। उनकी एक आवाज पर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर देश हित के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके भाषण किसी चुंबक के समान है, जिसको सुनने के लिए लोगों का हुजूम बरबस ही उनकी तरफ खिंचा आता है। विरोधी पक्ष भी अटल जी के धारा प्रवाह और तेजस्वी भाषण का कायल है। अटल जी के भाषण शालीनता और शब्दों की गरिमा का अद्भुत मिश्रण है। उनकी वाणी में ऐसी मोहनी है कि लोग उनका प्रसन्नता पूर्वक अनुगमन करने लगते हैं। जब सदन में अंग्रेजी छाई रहती थी, तब आदरणीय अटल जी की धारा प्रवाह प्रांजल भाषा सबको पसंद आती थी। जब अटल जी बोलते थे, तो नेहरू जी भी उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनते थे। प्रारंभ से ही अटल जी के भाषण की सभी सांसद प्रशंसा करते थे। अटल जी के भाषणों में विद्यमान काव्यात्मक शैली और तर्कपूर्ण विवेचन सभी को आकृष्ट करते हैं। अटल जी के कुछ ऐसे ही प्रभावशील भाषणों के मनकों को एक माला में पिरोने का प्रयास है। भारत और नेपाल के बीच उत्पन्न मनोमालिन्य को दूर करते हुए अटल जी ने अपने भाषण में संवेदनापूर्ण स्वर में कहा था कि दुनिया में कोई देश इतना निकट नहीं हो सकते जितने कि भारत और नेपाल हैं। इतिहास ने, भूगोल ने, संस्कृति ने, धर्म ने, नदियों ने हमें आपस में बांधा है। सांसद के रूप में अटल जी आरंभ से ही अपने भाषणों की तैयारी बड़ी गंभीरता के साथ करते थे। उन्होंने सदन में कभी भी एक शब्द अनर्गल नहीं कहा। 23 मार्च 1992 को लोकसभा में उनके विचारपूर्ण और तर्कपूर्ण भाषण को देश के सभी हिस्सों में सराहा गया। बेरोजगारी का जिक्र करते हुए अटल जी ने कहा कि बढ़ती हुई बेरोजगारी का क्या होगा। रोजगार देने में छोटे उद्योग अहम भूमिका अदा करते हैं, किंतु वे भी बीमार हो रहे हैं। लाखों छोटे उद्योग बंद हैं, कोई उनकी चिंता करने वाला नहीं है। उसमें कई लोगों की पूंजी फंसी है और उसमें काम करने वालों को दूसरी जगह रोजगार नहीं मिल रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्याख्यान माला के अंतर्गत आकाशवाणी द्वारा आयोजित 2 और 3 दिसंबर को अटल जी द्वारा दिए गए एक लंबे वक्तव्य में धर्म और रिलीजन के संबंध में अटल जी ने अपनी महत्वपूर्ण राय रखी थी, जो आज के परिप्रेक्ष्य में अति प्रासंगिक है। अटल जी ने कहा था कि यद्यपि धर्म का अर्थ बहुधा वही समझा जाता है जो रिलीजन का मतलब है, परंतु वास्तव में धर्म का अर्थ भारतीय चिंतन में अधिक व्यापक और अनेक अर्थों में हुआ है। धर्म शब्द के मूल में ध्रुव धातु का संबंध धारण करने से है। अतः ये कहा जा सकता है कि जो जिसका वास्तविक रूप है उसे बनाए रखने और उस पर बल देने में जो सहायक हो, वही उसका धर्म है। धर्म और रिलीजन के अंतर को हमें समझना चाहिए। रिलीजन का संबंध कुछ निश्चित आस्थाओं से होता है। जब तक व्यक्ति उनको मानता है, वह उस रिलीजन का, उस मजहब का सदस्य बना रहता है। जैसे ही वह उन आस्थाओं को छोड़ता है, वह उस रिलीजन से बहिष्कृत हो जाता है। धर्म केवल आस्थाओं पर आधारित नहीं है। किसी धार्मिक आस्था में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति भी धार्मिक अर्थात सद्गुणी हो सकता है। धर्म वस्तुतः जीने का तरीका है। वह आस्थाओं से अधिक जीने की प्रक्रिया पर आधारित है। धर्म के साथ विशेषण जोड़ने की परिपाटी नहीं है। धर्म न देश से बंधा है, न काल से, और न किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ा है। धर्म जब किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ता है, तब वह रिलीजन का रूप ग्रहण कर लेता है। धर्म जब संस्थागत धर्म बन जाता है, तब वह रिलीजन हो जाता है। शतपल ब्राह्मण में कहा गया है कि धर्म शासक का भी शासक है तथा धर्म में प्रभु सत्ता निहित है। महाभारत में भी इसका प्रमाण मिलता है कि
शासक धर्म के अधीन रहता है। आदरणीय अटल जी को 17 अगस्त 1994 को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से सम्मानित किया गया। उस अवसर पर अटल जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं अपनी सीमाओं से परिचित हूँ, मुझे अपनी कमियों का एहसास है। निर्णायकों ने अवश्य मेरी न्यूनताओं को नजरअंदाज करके मुझे निर्वाचित किया है। सद्भाव में अभाव नहीं दिखता। यह देश बड़ा अद्भुत है और अनूठा है। किसी भी पत्थर को सिंदूर लगाकर अभिवादन किया जा सकता है, अभिनंदन किया जा सकता है। लोकतंत्र 51 और 49 का खेल नहीं है। लोकतंत्र मूल रूप से एक नैतिक व्यवस्था है। संविधान और कानून सबका अपना महत्व है, लेकिन लोकतंत्र एक ढांचा मात्र बनकर रह जाए, एक कर्मकांड में बदल जाए, उसकी प्राण शक्ति घटती जाए, तो वहां कठिनाई पैदा हो जाती है। उस प्राण शक्ति को घटने न देना हम सब की जिम्मेदारी है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रयत्न करूंगा कि इस सम्मान के लायक अपने आचरण को बनाए रख सकूं। जब कभी मेरे पैर डगमगाएं, तब ये सम्मान मुझे चेतावनी देता रहे कि इस रास्ते पर डामाडोल होने की गलती नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल जी लोकतंत्र के प्रहरी हैं। जब कभी लोकतंत्र की मर्यादा पर आंच आई, तो अटल जी ने उसका डटकर मुकाबला किया। लोकतंत्र के विषय में उनके विचार स्पष्ट हैं। वे कहते हैं, भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 1975 और 1976 के छोटे से कालखंड को छोड़कर लोकतंत्र की व्यवस्था अक्षुण्ण रही। बालिग मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुदलीय पद्धति तथा स्वतंत्र प्रेस हमारे लोकतंत्र के आधार हैं। यहाँ लोग चुनाव के माध्यम से सरकार बदलते हैं। लखनऊ संसदीय क्षेत्र के महुना ग्रामीण अंचल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अटल जी ने कहा था कि हमारे देश में गांव उपेक्षित हैं। उनकी फिक्र करने वाले दिल्ली नहीं छोड़ते, वहीं बैठे बैठे सिर्फ चिंता करते हैं। गांव में यदि कुएं न हो तो लोग प्यास से मर जाएं। हमारे यहाँ कुएं भगवान है। मैंने अपने क्षेत्र में हैंडपंप लगवाए, पर पता चला कि वे गर्मी में पानी नहीं देते। अपने मजाकिया अंदाज में अटल जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये अटल जी के हैंडपंप हैं। अटल जी ने कहा कि अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच साठगांठ हो गई, घोटाला हुआ। जहां देखो वहां घोटाला ही घोटाला। ये देश घोटालों में पूरी तरह से डूबा हुआ है। जनता के प्रतिनिधि जनता का कुछ भी ध्यान नहीं रखते। वे केवल अपने और अपने परिवार तक ही सीमित हो गए हैं। अपने भाषणों के संबंध में आदरणीय अटल जी कहते हैं कि मेरे भाषणों में मेरा लेखक मन बोलता है, लेकिन राजनेता भी चुप नहीं रहता। राजनेता लेखक के समक्ष अपने विचार रखता है और लेखक पुनः उन विचारों को पैनी अभिव्यक्ति देने का प्रयास करता है। मैं तो मानता हूँ कि मेरे राजनेता और मेरे लेखक का परस्पर समन्वय ही मेरे भाषण में दिखाई देता है। मेरा लेखक राजनेता को मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने देता। अटल जी सदैव दल से ऊपर उठकर देश हित के बारे में सोचते, लिखते और बोलते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर जब अटल जी अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ गए, तो वहां की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कोई अपने घर में मेहमान नहीं होता। चुनाव में मैं आपका उम्मीदवार था। आप लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया। आप लोगों के प्रति आभार करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप लोगों ने मुझे एमपी बनाया और दिल्ली पहुंचकर मैं पीएम बन गया। लखनऊ से मेरा बहुत पुराना नाता है। मैं 1946 में यहाँ एक मासिक पत्रिका के संपादक के रूप में आया था। मैं चाहता था कि उन पुरानी गलियों में फिर से जाऊं, किंतु सुरक्षा कारणों से ऐसा नहीं हो सकता। हम एकता में विश्वास करते हैं, एक रूपता में नहीं। हमारा देश दुनिया में अनूठा है।
भाईचारे की अद्भुत मिसाल वाला ये देश अनूठा बना रहेगा। कोई हमें सेकुलरवाद पढ़ाए, इसकी हमें जरूरत नहीं। सेकुलरवाद तो हमारी सांस सांस में है। यहाँ सभी को अपने मजहब के अनुसार पूजा अर्चना का संवैधानिक अधिकार है। हम देश को सर्वधर्म समभाव की दिशा में लेकर चलें। हमें राष्ट्र निर्माण का अवसर मिला है। देश की जनता पर हमें भरोसा है। हम आश्वासन देते हैं कि हमारे प्रयत्नों में कोई कमी न होगी। सबको मिलकर राष्ट्र निर्माण का काम करना होगा। राजनीति से ऊपर उठकर सबको लगना होगा। आपने स्वागत करके मुझे और अधिक कार्यरत करने की क्षमता प्रदान की है। आप सबके स्नेह और सहयोग के लिए धन्यवाद। आदरणीय अटल जी के और भी कई महत्वपूर्ण भाषण हैं, परंतु आज की माला भारत के गुणगान के साथ पूर्ण करते हैं। अटल जी को अपने भारत पर बहुत गर्व है। एक अवसर पर उन्होंने कहा था कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी उसके चरण है, सागर उसके चरण पखारता है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। मित्रों, ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि संसद में अटल जी एक श्रेष्ठ वक्ता के रूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने देश और अपने देशवासियों पर गर्व करने वाले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को शत शत नमन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। वंदे मातरम। अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित ऐसे ही अन्य लेखों को पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक है www.roshansavera.blogspot.com। थैंक यू सो मच।